नमस्कार दोस्तों, मान लीजिए अगर कोई देश में चुनाव होता है, कोई एक नेता चुनाव जीतकर उस देश का प्रेसिडेंट बनता है, लेकिन उस देश की आर्मी को यह मंजूर नहीं होता और वो चुनाव के नतीजे मानने से मना कर देती है और आर्मी चीफ सारे नीति नियमों को दरकिनार करके खुद ही उस देश का प्रेसिडेंट बन जाता है। सोच कर देखिए क्या माहौल होगा और क्या हाल होगा उस देश का। सुनने में भले अजीब लगे, लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ है अफ्रीकन देश गैबोन के साथ, जहां बरसों से चल रहे अपने तरह तरह के क्राइसिस अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। गैबन में हुए तख्ता पलट से फ्रांस अमेरिका में हड़कंप। बात शुरू होती है 30 अगस्त 2023 से, जहां गैबोन के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने राष्ट्रीय मीडिया गैबोन 24 के माध्यम से हाल ही में हुए चुनावों का हवाला देते हुए तख्ता पलट की घोषणा की। उन्होंने कहा, आज देश एक गंभीर संस्थागत, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संकट से जूझ रहा है। गैबोनीज लोगों के नाम पर हमने वर्तमान शासन को समाप्त करके शांति की रक्षा करने का निर्माण लिया है। यह तख्ता पलट की घोषणा निवर्तमान राष्ट्रपति अली बोंगो को 26 अगस्त को हुए राष्ट्रपति चुनावों में विजेता घोषित किए जाने के कुछ घंटों बाद हुई। अधिकारियों ने बताया कि सभी राज्य संस्थाएं जैसे सरकार, सीनेट, नेशनल असेंबली, संवैधानिक न्यायालय, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण परिषद और गैबोनीज इलेक्शन सेंटर भंग कर दी गई है, जिसके जवाब में फ्रांसीसी सरकार के प्रवक्ता ओलिवर वेरन ने कहा, फ्रांस गैबोन में चल रहे सैन्य तख्तापलट की निंदा करता है और देश में विकास की बारीकी की निगरानी कर रहा है और फ्रांस अपनी इच्छा पूर्ति की पुष्टि करता है कि चुनाव का परिणाम एक बार आने के बाद उनका सम्मान होना चाहिए। जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जो किर्बी ने बयान देते हुए कहा कि यह हमारे लिए एक बेहद चिंताजनक है। हम क्षेत्र के लोगों के समर्थन में बने रहेंगे, गैबोन के लोगों और लोकतांत्रिक सरकार की उनकी मांग के समर्थन में बने रहेंगे। हम इस पर करीब से नजर रख रहे हैं। जिसके दूसरे ही दिन यानी कि 31 अगस्त को राष्ट्रपति गार्ड के प्रमुख जनरल ब्राइस ओलीगुई न्यूग्मा को गैबोन के ट्रांजिशनल नेता के रूप में घोषित कर दिया गया था। उसी दिन अफ्रीका संघ ने गैबोन की सदस्यता निलंबित कर दी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चुनाव के बाद के संकट को हल करने के साधन के रूप में चल रहे तख्तापलट के प्रयास की निंदा की है। हालांकि ये तो बात हुई वर्तमान परिस्थिति की, लेकिन ये विवाद की हिस्ट्री को देखें तो गैबोन में लंबे समय से राजनीतिक संकट चला आ रहा है। 1960 में गैबोन की आजादी के बाद से देश बोंगो परिवार के तहत वंशवादी राजनीति, चुनावों में धांधली, फ्रांसीसी प्रभाव, भ्रष्टाचार और अनुचित शासन से गुजर रहा है। अमीर वर्ग ने देश के तेल और मैंगनीज संसाधनों का असमान रूप से लाभ उठाया, जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक और आर्थिक असमानता पैदा हुई है। 1967 में उमर बोंगो ने गैबोनीज डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि जीडीपी के तहत एकल पार्टी शासन की स्थापना की और चुनावों के माध्यम से फिर से चुने गए। 2009 में राष्ट्रपति चुनाव में 41.73% वोटों के साथ राष्ट्रपति अली बोंगो की जीत को धोखाधड़ी माना गया और पुलिस और विपक्ष के बीच झड़प भी देखी गई। 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान बोंगो ने 48.23% वोटों के साथ जीत हासिल की थी। चुनाव के नतीजों में कई बार देरी हुई। बोंगो पर उन प्रांतों में से एक में परिणामों को फायदा उठाने का आरोप लगाया गया था, जहां द गार्जियन के अनुसार मतदाता मतदान 99.9% था, लेकिन देश का कुल मतदान केवल 59% था। चुनाव के कारण विपक्षी समर्थकों और पुलिस के बीच झड़पें भी हुई। 2019 के चुनावों में 3 की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके कारण तख्तापलट की असफल कोशिश हुई। 2023 के चुनावों में जाहिर तौर पर बोंगो ने 66.27% के साथ जीत हासिल की। अगर देखा जाए तो गैबोन पर बोंगो परिवार की 55 साल से पकड़ थी। 1967 में बोंगो परिवार ने अधीन रहा।
सत्तारूढ़ जीडीपी के संस्थापक उमर बोंगो अपनी मृत्यु तक गेबोन के राष्ट्रपति थे। उनके बेटे अली बोंगो ओनिम्बा ने पदभार संभाला और लगातार 2 बार राष्ट्रपति भी रहे। उनके 14 वर्षों के कार्यकाल के दौरान रेन फॉरेस्ट कंजर्वेशन के प्रति उनकी सफल नीतियों के बावजूद आर्थिक विकास और विविधीकरण मध्यम रहा है। विश्व बैंक का अनुमान है कि 70.5% निर्यात तेल था। अल जजीरा के अनुसार 1/3 आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है। हालांकि अगर स्थायी जनता की बात करें तो हाल ही में हुए तख्तापलट के बाद लिब्रेविल और पोर्ट जेंटिल शहरों में लोग तख्तापलट का जश्न मनाते देखे गए और अपना समर्थन व्यक्त करने के लिए सड़कों पर उतर आए। इसी बीच विपक्षी गठबंधन अल्बर्ट ओंडो ओसा अल्टरनेंस ने 2023 में तख्तापलट की निंदा की। अल जजीरा से बात करते हुए ओसा ने कहा, आपको लगता है कि आप अपने देश को बचा रहे हैं, लेकिन फिर आपको एहसास होता है कि आप वापस उसी संकोचशील स्थिति में आ गए हैं। लेकिन दूसरी ओर न तो फ्रांस और न ही किसी अन्य पश्चिमी देश ने बोंगो परिवार के तहत वंशवादी शासन की निंदा की है। गेबोन पश्चिम के लिए एक कम दिलचस्पी वाला देश है क्योंकि यह कोई धार्मिक जिहादी विद्रोह नहीं है। फ्रांस ने बोंगो को गद्दी से हटाने से इनकार कर दिया क्योंकि जब तक वो सत्ता पर काबिज था, फ्रांस को फायदा हर तरह से हो रहा था। क्षेत्रीय लीडर के लिए क्षेत्र में संभावित अस्थिरता के एक प्रमुख चिंता का विषय है। नाइजीरियाई राष्ट्रपति और इकोवास के अध्यक्ष बोला टिनुबू ने भी इसी तरह की चिंता व्यक्त करते हुए कहा, हमारे प्रिय महाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में तख्तापलट एक निरंकुश संक्रमण की तरफ फैल रहा है। अगर देखा जाए तो अफ्रीकन देशों में तख्तापलट एक आम बात बन गई है। ऐसा लग रहा है जहां जुलाई 2023 में नाइजर में तख्तापलट हुआ, जिसके बाद बुर्किना फासो में 2022 में 8 महीने के भीतर 2 तख्तापलट हुए। बाद में 2021 में सूडान और गिनी में एक तख्तापलट हुआ। साथ ही 2022 और 2021 में माली में 9 महीनों के भीतर 2 तख्तापलट हुए। लेकिन इन सब में गेबोन सैन्य तख्तापलट करने वाला पहला मध्य अफ्रीकी देश बन गया है, जिसकी वजह से गेबोन सामाजिक और आर्थिक रूप से असमान हो गया है, गरीबी से पीड़ित है और बोंगो शासन के तहत अभिजात वर्ग द्वारा नियंत्रित है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सरकारी संस्थाओं और त्याग ने और विपक्ष की ओर से एकजुटता की कमी के कारण तख्तापलट के सकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। बंद सीमाएं और संभावित प्रतिबंध एक ऐसी अर्थव्यवस्था से संबंधित है जो मुख्य रूप से तेल व्यापार पर निर्भर है। 3 वर्षों के भीतर पश्चिमी और मध्य अफ्रीका के 8 देशों में सैन्य तख्तापलट हो चुका है। अफ्रीका के तख्तापलट क्षेत्र में तख्तापलट की बढ़ती संख्या लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास पर जोर देती है। डोमिनोस प्रभाव क्षेत्र को अस्थिर और कई चुनौतियों के प्रति संवेदनशील बना सकता है। इसके बावजूद बढ़ती पश्चिमी विरोधी भावनाओं और बाहरी प्रभाव के प्रति नाराजगी के साथ अपनी बात मानने और आवाज उठाने की प्रवृत्ति प्रचलित होती जा रही है। अपने अपने देशों में सकारात्मक सुधारों के बिना अफ्रीकी नेताओं के बीच सत्ता की प्यास को अफ्रीकी राजनीतिक व्यवस्था में सैन्य हस्तक्षेप का आधार माना जाता है। जैसा कि कुछ अफ्रीकी देशों में तर्क दिया जाता है, सैन्य शासन और नागरिकों के शासन के बीच अंतर करना मुश्किल है क्योंकि उनके नेता तानाशाह बन गए हैं। यदि कोई सैन्य तानाशाह है और तो वे उससे भी अधिक अत्याचारी विनाशकारी है। उदाहरण के लिए 81 वर्षीय इक्वेटोरियल गिनी के राष्ट्रपति थियोडोरो ओबियांग न्यूग्मा 1979 में सत्ता में थे। वर्ष 2022 में उन्होंने एक और 7 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुनाव जीता। वह वर्तमान में अफ्रीका के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रपति है। उनके बेटे थियोडोरो न्यूग्मा मंगू अब देश के उपराष्ट्रपति है। उनके पिता 44 वर्षों तक राष्ट्रपति रहे और अब उन्हें उपराष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। रवांडा को भी देखें तो 2015 में देश के संविधान में संशोधन कर कागामे को 2034 तक राष्ट्रपति बन रहने की अनुमति दे दी गई है। 65 वर्षीय राष्ट्रपति कागामे 2000 से सत्ता में है और अफ्रीका के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रपतियों में से एक है। गेबोन में हुए तख्तापलट यह दर्शाता है कि अफ्रीका में लोकतांत्रिक प्रणालियों लोगों को वह सब सुविधा और स्वतंत्रता नहीं दे पा रहे हैं जो अन्य देश दे रहे हैं। इसके साथ यह भी दर्शाता है कि अफ्रीकन देशों में लोकतंत्र के प्रति लोकप्रियता घटती जा रही है।
पिछले कुछ सालों में देखें तो गिनी, बुर्किना फासो, माली, नाइजर गणराज्य, चाड, सूडान और अब गैबोन सभी सैन्य हस्तक्षेप की चपेट में आ गए हैं। फिर से कई विचारधाराओं ने भविष्यवाणी की थी कि गैबोन में जो कुछ हुआ वह एक गंभीर भय पैदा कर रहा है कि अफ्रीका में और अधिक सैन्य तख्तापलट होने वाले हैं, खासकर यह देखते हुए कि कैसे लोकतांत्रिक प्रणाली अफ्रीकी नागरिकों की उम्मीदों को विफल कर रही है। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि ऐसे तो क्या मुख्य कारण रहे जिसके लिए अफ्रीका में तख्तापलट आम सी बात बन गई है? तो जवाब है गरीबी में वृद्धि, औद्योगिकरण का पतन, निर्यात उत्पादन पर निर्भरता, उग्रवाद और उग्रवाद का उदय, लाखों अफ्रीकी युवाओं के बीच रोजगार सृजन के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था की कमी, अफ्रीकी नेताओं द्वारा सृजन से इनकार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए एक सक्षम वातावरण और भ्रष्टाचार, ये सारे फैक्टर इसकी मुख्य वजह बनकर उभर रहे हैं। अन्य विचारधाराओं का मानना है कि गैबोन में तख्तापलट ने अपने पूर्व अफ्रीकी उपनिवेशों में फ्रांस की घटती शक्तियों और स्थिति की एक मजबूत पुष्टि की है, जैसा कि अब तक गैबोन में सैन्य तख्तापलट के साथ तर्क दिया गया है। पश्चिमी और मध्य अफ्रीका में पूर्व फ्रांसीसी उपनिवेशों में से 8 केवल 3 वर्षों में सैन्य शासकों के अधीन हो गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति फ्रांस विरोधी भावना की लहर के साथ आया था, जिसका आरोप पूर्व औपनिवेशिक सत्ता के हस्तक्षेप पर लगाया गया था। वर्तमान में अफ्रीका में पूर्व फ्रांसीसी उपनिवेशकों में से एक माली ने फ्रांसीसी सैनिकों को बाहर निकाल दिया था और फ्रांस के साथ राजनीतिक संबंधों तोड़ दिए गए थे। इसने अपनी आधिकारिक भाषा को भी फ्रेंच से बदलकर मालियन राष्ट्रीय भाषाओं में बदल दिया है। एक अन्य फ्रांसीसी उपनिवेश वाला देश सेनेगल ने यह सुनिश्चित कर दिया था कि फ्रांस के व्यापारिक हित कुठित हो जाए। यह भी स्पष्ट था कि नाइजर के नागरिकों की एक बड़ी भीड़ नाइजर गणराज्य में फ्रांसीसी राजदूत को हटाने के लिए विरोध प्रदर्शन करने के लिए एकत्र हुई थी। पूर्व फ्रांसीसी उपनिवेशों की तरह ही अफ्रीका में औपनिवेशिक शक्तियों के प्रभाव का पतन उस राजनीतिक परिकल्पना का विस्तार है जिसने इस साधारण तथ्य को स्थापित किया कि लोकतंत्र के साथ या उसके बिना अफ्रीकी महाद्वीप की स्वतंत्रता कायम है। नेताओं को यह समझने की जरूरत है कि अफ्रीका में सैन्य व्यवस्था नहीं बल्कि शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य सुधार, कृषि विकास, निजी क्षेत्र समावेशन और रोजगार सृजन में परिणाम के लिए उत्पादकता वाला नेतृत्व मायने रखता है। अफ्रीका का एक और देश कैमरून के एक और सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने वाले पॉल बिया ने 31 वर्षों से अधिक समय तक देश पर शासन किया है। वह 1982 में तख्तापलट के जरिए सत्ता में आए और तब से उन्होंने देश पर शासन किया है। अपने शासन के शुरुआती वर्षों में वह एक दमनकारी नेता के रूप में जाने जाते थे। 1990 के दशक में उन्होंने देश पर अपनी पकड़ ढीली कर दी और बहुदलीय चुनावों की अनुमति दी और तब से वह फर्जी चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से सत्ता में हेरफेर कर रहे हैं। डेनिस सासो भी लंबे समय तक रहने वाले सेवा करने वाले एक और अफ्रीकी नेता है जिन्होंने 36 वर्षों तक कांगो गणराज्य पर शासन किया है। वह पहली बार 1979 में सत्ता में आए और तब से 3 बार फिर से चुने गए। ससो वर्तमान में अफ्रीका के सबसे उम्रदराज राष्ट्राध्यक्षों में से एक है। किंग मस्वती और योवेरी मुसेवेनी के शासनकाल भी एक ऐसे शासनकाल है जिनकी विशेष रूप से अफ्रीका में टिकाऊ लोकतांत्रिक विकास की खोज में आलोचना की जाती है। इस्वातिनी अफ्रीका की अंतिम शेष पूर्ण राजशाही पर राजा मस्वाती तृतीय ने 36 वर्षों तक शासन किया है। वह अप्रैल 1986 में 18 वर्ष की उम्र में सिंहासन पर बैठे। जहां तक युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी का सवाल है, उन्होंने 35 वर्षों तक देश पर शासन किया है। वह पहली बार 1986 में सत्ता में आए और उन्हें 3 बार फिर से चुना गया। उन्हें अफ्रीका का तीसरा सबसे उम्रदराज राष्ट्राध्यक्ष और उम्र 79 वर्ष चुना गया है। इरिट्रिया के राष्ट्रपति श्री इसाइस अफवर्की भी है जिन्होंने 30 वर्षों तक देश पर शासन किया है। 1993 में इथियोपिया से देश को आजादी दिलाने के बाद वह पहली बार देश के राष्ट्रपति बने। कुछ अफ्रीकी नेताओं द्वारा सत्ता के सिंहासन पर अधिक समय तक बने रहने का यह संकट विशेष रूप से अफ्रीकी महाद्वीप में सामाजिक और आर्थिक गिरावट की बढ़ती दूरी के कारण आलोचना का विषय कर रहा है।
गेबोन में तख्तापलट से यह डर पैदा हो गया है कि सत्ता के सिंहासन पर लंबे समय तक टिके रहने वाले इनमें से कई नेता इसी तरह से फ्रांस और सैन्य तूफान में बह सकते हैं। गेबोन में सैन्य तख्तापलट के तुरंत बाद पॉल कागामे ने सेना में फेरबदल करने के लिए रवांडा रक्षा बलों को 12 जनरलों और अन्य को सेवानिवृत्त करने का निर्देश दिया है। गेबोन और वास्तव में 7 अन्य अफ्रीकी देशों में हुए तख्तापलट में अफ्रीकी नेताओं को सेना से कई लेकिन महत्वपूर्ण सबक सीखने चाहिए। अफ्रीका के नेताओं को यह समझने की जरूरत है कि यदि नागरिकों के लिए समावेशिता, न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों की उपेक्षा जारी रही तो लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म होने की कगार पर है। अफ्रीकी नेताओं को यह भी समझना होगा कि उनके लंबे वर्षों के भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संसाधनों का गबन और शानदार जीवन जीना, जबकि अधिकांश नागरिक भूख और घोर गरीबी में जी रहे हैं, अंततः नहीं तो निश्चित रूप से उन्हें सेना और विद्रोहियों के गुस्से का शिकार बनना पड़ेगा। गेबोन और अफ्रीका के कुछ देशों में सैन्य तख्तापलट अफ्रीकी नेताओं को यह सबक भी सिखाएगा कि स्थानीय चुनावी सुधार जो स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनाव की गारंटी देंगे, वही एकमात्र तरीका है जिससे सत्ता की सीट पर उनके बने रहने की गारंटी भी दी जा सकती है। अफ्रीकी नेताओं को यह भी समझना होगा कि सेना में फेरबदल करना या उनके साथ समझौता करना सैन्य तख्तापलट से बचने की गारंटी नहीं है। इसलिए गेबोन के राष्ट्रपति को अपदस्थ करने वाली सेना का नेता राष्ट्रपति का पारिवारिक सदस्य होता है। यह अफ्रीकी नेताओं के लिए यह समझने का सबक भी है कि उनके नागरिकों की चेतना की स्वतंत्रता ही एकमात्र प्रभावी उपकरण है जो उन्हें सत्ता के सिंहासन पर निरंतर बने रहने की गारंटी दे सकती है। अंततः यह अफ्रीकी नेताओं को समझना होगा कि पश्चिमी शक्तियों के साथ एक मजबूत गठबंधन सिंहासन पर बने रहने की गारंटी नहीं हो सकता है। इसलिए जिन 8 अफ्रीकी देशों को 2023 के बाद से सैन्य तख्तापलट का अनुभव हुआ है, वे पूर्व उपनिवेश है फ्रांसीसी, और अपने पूर्व उपनिवेशों पर फ्रांस के प्रभाव के बावजूद यह प्रभावित देशों में सफल सैन्य तख्तापलट को रोकने में विफल रहा है। अब तक की चर्चा से यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो गया है कि अफ्रीका में सैन्य तख्तापलट कायम है क्योंकि नेता स्थायी सामाजिक आर्थिक विकास के रास्ते पर नहीं बल्कि अपने अपने देशों पर शासन करना जारी रख रहे हैं। अफ्रीकी देशों की सेना और अन्य सुरक्षा वास्तुकला में निरंतर सुधार महाद्वीप में नेतृत्व की खराब संस्था को बनाए रखने के लिए विश्वसनीय गारंटी नहीं हो सकते हैं। अफ्रीका में चुनावी प्रक्रियाओं में सतत सुधार और नेतृत्व भर्ती के लिए चयन के तरीकों को दोबारा स्थापित करना, भ्रष्टाचार से लड़ना और अफ्रीका में विकास के लिए एक स्थायी नींव रखना अफ्रीका में लोकतांत्रिक नियमों की स्थिरता के लिए एकमात्र कार्यशील उपकरण बने हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हम आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है नो विथ निशित, एम्पावरिंग माइंड्स, अनवेलिंग ट्रूथ्स। नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारती।